भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। अगर आपका दुश्मन देश आपके किसी सैनिक को बंदी बना ले और 24 घंटे के अंदर अंदर बिना किसी अनुरोध के, बिना किसी आक्रमण के, बिना किसी शर्त के उसे छोड़ दे, तो 1 मार्च 2019 विश्व के रंगमंच पर भारत के लिए ऐसा ही एक ऐतिहासिक दिन था। ये दिन भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति और भारतीय सेना के लिए विजय का दिन था। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के बंदी बनने के बावजूद सुरक्षित और ससम्मान अपने देश वापस लौट आए। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया रखा और दूसरी तरफ भारत की विश्व के अन्य सभी देशों से मित्रता की वजह से सारे विश्व का कड़ा दबाव पाकिस्तान पर रहा। विंग कमांडर अभिनंदन का यूं वापस लौट आना भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है। और चूंकि हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए हमारी शासन कला भी आदिकाल से ही बहुत विकसित थी। शासकों के आपस में संबंध, राज्यों के आपस में गठबंधन, ये सब कुछ कूटनीति के सिद्धांतों पर ही आधारित था। रामायण में भगवान राम ने युद्ध और विनाश से बचने के लिए राजा रावण के यहाँ अपने दूतों के रूप में हनुमान और अंगद को भेजा था। रावण ने इस शांति संदेश को अस्वीकार कर क्रोध से इन दूतों को मारना चाहा, लेकिन उसे ऐसा करने से रोका गया क्योंकि ये दूतों के लिए बनाए गए राजनयिक अभ्यास के तहत उल्लंघनीय था। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता को रोकने के लिए स्वयं मध्यस्थी की थी। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि चाणक्य द्वारा लिखे गए विदेश नीति और कूटनीति के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अर्थशास्त्र इस बात पर बल देता है कि विदेश संबंधों को नैतिक आधार की बजाय स्वहित पर निर्धारित किया जाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अपने राजा के लिए जानकारी भेजना, संधि की शर्तों का रखरखाव सुनिश्चित करना, दुश्मन के दोस्तों के बीच कलह भड़काना, गुप्त जानकारी का पता लगाना और दुश्मन द्वारा बनाए गए बंधकों को मुक्ति दिलाना, ये सभी एक राजदूत के कर्तव्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान से, सम्राट अशोक ने श्रीलंका, सीरिया, मैसेडोनिया और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। अकबर के समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और कई यूरोपियन देशों के लिए भारत एक प्रतिष्ठित साथी भी था। उन्होंने हमसे व्यापार सहयोग और संरक्षण की मांग की, लेकिन मुगल शासकों ने इसकी अनुमति नहीं दी और यहीं से भारत की कहानी बदल गई। 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक औद्योगिक क्रांति के वजह से ब्रिटेन प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया और भारत फिसलकर नीचे आ गया। फिर मुगलों का राजनीतिक प्रभाव कम होने में और भारत के कुछ राज्यों के उदय होने में ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच शक्तियों का हाथ रहा है। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे राजाओं ने यूरोपियन शक्तियों, विशेष रूप से फ्रांस के नेपोलियन के साथ संबंध बनाए रखे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के दौरान भी नेपाल, अफगानिस्तान और रशिया जैसे देशों के साथ हमारे राज्यों के संबंध थे। फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीयों ने, विशेष तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आजादी के अभियान शुरू करने में जापान, नाजी जर्मनी, रशिया, फ्रांस और अमेरिका से
राजनैतिक और अन्य सहायता की मांग की थी। इस पूरे काल में भारत की विदेश नीति का क्या असर रहा हमारी अर्थव्यवस्था पे? आइए जानते हैं इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, ऑथर एंड द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री संजीव सान्याल से। विदेश नीति में खास करके एक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और ये सिद्धांत ये है, किसी भी राष्ट्र के शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत के आधार पे उस ज़माने में, मौर्य राज के ज़माने में भी विदेश नीति किया जाता था। आज भी आप देखेंगे दुनिया भर में इसी सिद्धांत के आधार पर न केवल भारत बल्कि बहुत दूसरे देश प्रदेश भी इसी आधार पे अपनी भू राजनीति करते हैं। सदैव ये होता है कि हम लोग सिर्फ दिल्ली के दृष्टिकोण से इस इतिहास को देखते हैं, जबकि अगर हम जाके हमारे इतिहास को ठीक से अध्ययन करें तो देखेंगे कि ये काफ़ी सारा जो हमारा जो इतिहास रहा है वो समुद्र तट के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। क्योंकि आप लीजिए चोल राजा जो थे या राष्ट्रकूट, सतवाहन या विजयनगर, ये सभी जो मतलब साम्राज्य थे ये मैरीटाइम पावर्स थे। इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया क्यों है? क्योंकि हज़ारों साल तक इनका हमारे साथ संबंध रहा है। इनका जो मुद्रा है उसका नाम भी रुपया है। फिर आप ले लीजिए सिंगापुर, असली नाम तो सिंघपुरा है, जैसे जयपुर, उदयपुर वैसे ही सिंगापुर। दुनिया में सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो भारत में नहीं है, कंबोडिया में अंकोर वाट है। तो आप देख सकते हैं तो कि जो हमारे प्राचीन जो संबंध रहे हैं वो बहुत ही गहरे हैं और इनका प्रभाव न केवल संस्कृति पर ये मतलब अर्थव्यवस्था पे, विदेश नीति पे हमेशा रहा है। और मेरे ख्याल से अब जब हम एक इंटरनेशनल पावर की तरह से उभर के आ रहे हैं तो ये समय आ गया है कि हम जाके इन जो पुराने संबंध को हैं जो हैं उनको फिर से दर्शाएं, उनको और बढ़ावा दें। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश सेवा और दुनिया के कई देशों में राजनयिक मिशंस को स्थापित किया। लंबे समय तक स्वतंत्रता संग्राम से गुजरने के बाद भारत किसी भी एक विशेष ब्लॉक में बंधना नहीं चाह रहा था। 2014 में भारत ने अपनी विदेश नीति का स्वरूप बदला और इस बार लक्ष्य था भारत की छवि को सुधारना, एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरना, आतंकवाद को खत्म करना, विदेशी निवेश बढ़ाना और ग्लोबल लीडर बनकर उभरना। और इसी लक्ष्य से हमने अपनी विदेश नीति को रीबूट किया और बिजली की तरह हमारे फॉरेन रिलेशंस और हमारी ग्लोबल पोजीशन में सुधार आया। स्वयं को ग्लोबल मंच पर लाने के लिए भारत ने शुरुआत की यूनाइटेड नेशंस के सामने योग के लिए एक विश्व दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रख के। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि यूएन के सारे 177 देशों ने इस प्रस्ताव को पूर्ण सहमति दी और यूएन के इतिहास में पहली बार कोई भी प्रस्ताव बिना विरोध के पारित किया गया। आज योग हमारी एक महत्वपूर्ण मृदु शक्ति साबित हो रहा है और विश्व के देशों को हमारी तरफ आकर्षित कर रहा है। 2015 में पेरिस में हुई जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में भारत ने ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपायों में एक अग्रणी भूमिका निभाई। भारत ने फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। इस गठबंधन का उद्देश्य है ऐसे देशों को एक मंच पर लाना जिनमें साल में 8 से 9 महीने खिली धूप रहती है और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। आज इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 देश शामिल हैं और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई हमारे फ्रांस के तब के राजदूत डॉक्टर मोहन कुमार ने। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले भविष्य में विश्व में भारत की क्या भूमिका रहने वाली है। पहली बार मैं बहरीन गया एम्बेसडर, तो इंटीरियर मिनिस्टर के साथ एक कॉल हुई मेरी। कर्टसी कॉल करते हैं एम्बेसडर, एक जगह जाते हो तो सभी मंत्रियों के साथ मिलना पड़ता है। तो होम मिनिस्टर ऑफ बहरीन, इंटीरियर मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिला मुझे, मैं बहुत खुश हो गया, जाके मिला। तो पहली चीज उन्होंने कहा,
भाई आप मुझे मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, मैं तो बातचीत के लिए आया हूँ। He said, आपके लोग जो हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस देश में, आप क्यों खामोखाम आके मुझे मेरा वक्त बर्बाद करते हो? तो आप इस चीज में मतलब मत पड़िए, अब बाकी काम करो और मुझसे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियंस के साथ। सब लोग जानते हैं कि भाई इंडियंस क्वालिफाइड लोग हैं, काम भी करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और गलत चीजों में पड़ते नहीं है। तो इसकी वजह से भी पासपोर्ट का जो वैल्यू है बढ़ गया है। अगर आपको इंडियंस और पाकिस्तानी का चॉइस मिल गया बहरीन में, ओपनली वो कहते हैं भाई इंडियन पसंद है। जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेशी रीति कहते हैं, जो नीति कहते हैं, उसका जो है एक्चुअली वो डिपेंड करता है आपके इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर। पिछले 4-5 साल में हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो बहुत बढ़िया रहा है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का एक तरह से आपको लेबल भी मिल गया है इंडिया, जो मतलब चीन से भी और ज्यादा हम लोग बढ़ रहे हैं जीडीपी के मतलब तौर से देखा जाए तो उसकी वजह से आपको और रिसोर्सेज मिल जाते हैं देश में विदेशी नीति के लिए। क्योंकि विदेशी नीति जो आजकल आप मान लीजिए आप प्रोजेक्ट एड कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है। तो आपका फॉरेन पॉलिसी भी एक तरह से डिपेंड करता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पर और आपके रिसोर्सेज पर, और वो साफ साफ नजर आता है। इंडिया का जो आप स्टेचर देखेंगे, प्रेस्टीज देखेंगे, पावर देखेंगे, सब कुछ ही बढ़ गया है 4 साल में। मैं समझता हूं इसकी मतलब मूल वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी तरह परफॉर्म की। हमारी जो विदेश नीति है वो एम करता है बाकी कंट्रीज को जाके, हमारे प्रधानमंत्री जैसे या हमारे विदेश मंत्री जाते हैं तो खास करके हम ये बात करते हैं भाई आपके यहां से इन्वेस्टमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताइए। यूएई है, सऊदी अरेबिया का जो अभी आए थे हाल ही में इंडिया, तो उनका एक इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन का, रत्नगिरी में एक पेट्रोल रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट है। कोई भी देश में एक प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जो सऊदी अरेबिया भी जा सकता है, ईरान भी जा सकता है, जो पैलेस्टाइन में भी जा सकता है, इजराइल भी जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने किया। ईरान से हम ऑयल ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को हम मदद कर रहे हैं, इजराइल के साथ हमारा काफी मतलब गहरा स्ट्रेटेजिक संबंध है, आप जानते हैं, उनके यहाँ से मिलिट्री रिलेशनशिप है। ये मेरे हिसाब से एक तरह का सक्सेस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जो नॉन अलाइनमेंट 2 मैं कहना चाहता हूं। किसी के साथ भी हम अलाइन नहीं हैं, और इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल सभी देशों के साथ मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रिलेशनशिप कैसे करना है, ये हम कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी सक्सेस है। बाहर हमारे जो लोग हैं 25 मिलियन लोग हैं कि इनके ओसीआई कार्ड जो दिया हुआ है, ये जो सरकार ने ये किया, वो प्रधानमंत्री ने खुद, एक तो वो बाहर जाते हैं तो इनसे जरूर मिलते हैं, उनसे ये वो मालूम करना चाहते हैं भाई आप लोग ठीक हो नहीं ठीक हो। दूसरा वो ये भी अपील करते हैं उनसे कि भाई भारत बदल रहा है और आप हमें इसका साथ दें। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नमामि गंगे है, या तो फिर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सऊदी और बाकी देशों से मांगते हैं, हमारी लोग जो हैं क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल हैं कुछ लोग, तो उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वापस आके अपने देश में तो इन्वेस्ट करो। आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। भारत व्यापार और मिलिट्री बेस के लिए ईरान और ओमान की बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए हम बंदरगाहें बना रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए भारत डायमंड क्वाड्रिलैटरल का निर्माण कर रहा है। ये भारत की नई विदेश नीति और नई सोच का परिणाम है कि आज विश्व का लगभग हर देश हमारा मित्र है और कई देश हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक और सैनिक सहयोगी भी हैं। भारत की विदेश नीति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आइए मिलते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और विख्यात लेखक श्री गौतम चिकरमानी से। अब वॉर का मतलब ये नहीं कि जाके आप युद्ध शुरू करो, मगर जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है बालाकोट में, ये महाभारत के अंदर भी कहा गया था, आप पूरी कोशिश कीजिए पीस की, मगर जब कोई चारा ना रहे तो अपने देश को बचाना राजा का परम धर्म है। आजकल राजा नहीं है, आजकल प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नेंस है, रूल नहीं है, गवर्नेंस होती है। तो द सेम प्रिंसिपल वही है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस बदल गया है।
एक टाइम आता है जब पीस फेल हो जाती है, तब आपको दिखाना पड़ता है कि आप लड़ भी सकते हैं। हम पाकिस्तान से कई गुना स्ट्रांग हैं, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ उससे कई ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उससे 8 गुना ऊंची है। तभी भी एक छिछुंदर की तरह हमें आके मारता है, जाते हमारे लोगों को मारता है। कश्मीर में हमारे कश्मीरी जो भाई बहन हैं उनको मारता है। 12 साल के बच्चे को मारा 2 दिन पहले, और हम देखते रह जाते हैं, पीस का झंडा फैलाते फैलाते थक जाते हैं। मुझे लगता है अब ये नहीं होगा। अब मार का जवाब डबल मार से होगा। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हो गई। रशिया थोड़ा पीछे आ गया। रशिया हमारा अब हम उनसे मिलिट्री एरोप्लेन्स वगैरह खरीदते हैं। हमारी पॉलिसी रही है कि हम प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं, हम मानते हैं कि सबका उद्धार हो, अच्छे हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारा एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करें, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, क्योंकि प्रिंसिपल सबसे बड़ी चीज। अब हम थोड़े ट्रांजैक्शनल होते जा रहे हैं जैसे बाकी देश हैं। तो पुलवामा का जवाब बालाकोट, ट्रेड वॉर्स का जवाब ट्रेड वॉर्स, बैरियर का जवाब बैरियर से। मगर अगर अमेरिका जैसा बड़ा देश है जो अगर बैरियर करता है, हम उससे क्या लड़ेंगे? तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज। ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच जो हो गई है डिप्लोमेसी में, मिलिट्री में, ट्रेड में, ये एक नया चेंज आया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कहा मारो और हमने वॉर का ऐलान, जंग का ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने ट्रांजैक्शनल जाके बालाकोट में अटैक किया। कहते हैं 250 लोगों को मारा, बाकी पता नहीं प्रूफ क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता। मगर पाकिस्तान टेरिटरी में हमारे एरोप्लेन गए, उनके टेरिटरी को बॉम्ब करके वापस आए। ये हम कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप डोंट मेस विद अस। अगली बार क्या होगा हम नहीं जानते। लोग कहते हैं कि ये इस सरकार ने किया, मगर मैं मानता हूं कि अगर कोई भी सरकार आए कल, उसे ये एक मिनिमम लेवल पे थ्रेशोल्ड हो गई है, एक बेस बन गया है। यहां से ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। कल कोई भी सरकार हो, कोई आके हमें मारे और हम बैठे रहें पीस का मंत्र जपते हुए, नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी का अपना एक दर्जा है, अपनी एक ज़रूरत है। वो एक स्टेट क्राफ्ट का एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मगर मेरा ख्याल लार्जली इनविजिबल है। डॉक्टर के पास तो आप फिर भी चले जाते हैं, लेकिन आप किसी डिप्लोमेट के पास जाएंगे, मेरी ये तकलीफ है, वो तो असंभव है। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी समझना, मेरे विचार में ग्रेजुअली आप देखेंगे अगले 4-5 सालों में ज़्यादा लोगों में ये कॉन्वर्सेशंस होंगी। इसमें मास मीडिया का, थिंक टैंक्स का काफ़ी योगदान होगा। राजनयिक के अलावा भारत के राजदूत और कौन हैं? हम जब विदेश जाते हैं और वहाँ बसते हैं, या तो नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए, तो हम भारत की एक सामाजिक छवि वहाँ पर बनाते हैं। साथ ही उस देश के साथ हम आर्थिक और व्यावहारिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अगर हम विदेश में हों और हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो सबसे पहले यही डर लगता है कि अरे बाप रे, अब क्या होगा, मेरी मदद कौन करेगा। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय जोरदार काम कर रहा है। अब विश्व के किसी भी कोने में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें सही सलामत घर वापस लाने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। पिछले सालों में 90,000 लोगों को असुरक्षित स्थितियों और देशों से वापस भारत में लाया गया है और कई 100 लोगों को विदेशी जेलों से बाहर निकाला गया है। आज कोई भी भारतीय जब नौकरी के लिए विदेश जाता है तो प्रशिक्षित जाओ सुरक्षित जाओ इस कार्यक्रम के तहत अपनी हर तरह की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित रह सकता है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने देश के हर राज्य और हर व्यक्ति को विदेश नीतियां समझाने के लिए विदेश आया देश के द्वार जैसी पहल की है, जिसके अंतर्गत हर राज्य की भाषा में अब विदेश नीति का अनुवाद होगा ताकि हर व्यक्ति उनको समझ सके और उनका लाभ उठा सके। ईस्ट एशिया समिट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, G8+5 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक रीजनल पावर है, न्यूक्लियर पावर है और भावी
ग्लोबल सुपर पावर है। ये सारी भारत की विदेश नीति की सफलताएं तो जरूर है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है प्रमुख देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए पड़ोसी देशों को संभालना और एशिया में शांति बनाए रखना। क्या भारत इस चुनौती पर खरा उतर पाएगा? जरूर। जब पूरे विश्व में कोलाहल मचा था, तब बुद्ध ने पूरे विश्व को राह दिखाई थी, अहिंसा और अध्यात्म की। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जब चारों तरफ हिंसा फैली थी, तब फिर एक बार पूरे विश्व को भारत ने सत्य और अहिंसा की ताकत दिखाई थी। आज फिर से एक बार गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद जैसी समस्याओं ने पूरे विश्व को जकड़ लिया है। और फिर से एक बार भारत सत्य, अहिंसा, अध्यात्म और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को राह दिखाने के लिए तैयार है। आज फिर से एक बार भारत के विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ भारत सरकार ने ही नहीं, भारत के जन जन ने तय कर लिया है। तो ये थी भारत के विदेश नीति की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।